आज स्टार्ट करते हैं अपना आर्टिकल 2। तो आर्टिकल 2 क्या कहता है उसको जानेंगे, फिर उस पर क्या क्या क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं और नए राज्यों की स्थापना करने की क्या क्या प्रक्रिया होती है, सारा कुछ हम जानेंगे। तो आज कोशिश करते हैं जानने का। आर्टिकल 2 क्या कहता है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, मतलब नए राज्यों की स्थापना। सिर्फ मुद्दे की बात करते हैं कि आर्टिकल 2 जो कि ये कहता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट मतलब नए राज्यों की स्थापना, इसके अंतर्गत बातें, इस आर्टिकल में दो मुख्य बातें लिखी हैं। पहली ये राज्यों को संघ में शामिल करना, लेकिन उन राज्यों को जो पहले से ही भारत के राज्य हों। इस पर मैं प्रीवियस वीडियो पूरा बता चुका हूं कि भारत को राज्यों को संघ क्यों कहा जाता है, प्रॉपर मैंने अच्छे से बताया है। तो आर्टिकल 2 में पहली बात तो केवल यही लिखी है यहाँ पर कि राज्यों को संघ में शामिल करना, मतलब उसको राज्यों का संघ का एक हिस्सा बनाना, ताकि भारत का कोई भी राज्य स्वतंत्र होकर एक अलग से नए राष्ट्र की मांग न कर सके। यही एक वजह था कि किसी भी नए राष्ट्र को या कोई भी नया राज्य हो या पुराने ही राज्य हो, सबको किसी न किसी को राज्य के संघ के अंदर सीमित करना जरूरी था, ताकि उनकी एक स्वतंत्रता को बंधित किया जा सके। पूरी तरीके से फ्रीडम नहीं दिया जा सकता, कुछ हद तक देना अनिवार्य होता है, ताकि हर राज्य का उसमें विकास छिपा होता है। लेकिन पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं को स्वतंत्र कर देना, कहीं ना कहीं अलग राष्ट्र की मांग हो जाएगी, अलग से कानून हो जाएंगे, अलग से उनके झंडे हो जाएंगे, तो एक अलग सा राष्ट्र उत्पन्न हो जाएगा। तो भारत ने, मैंने बताया था पहले ही कि भारत ने फेडरल सिस्टम ना अपना के उन्होंने क्या अपनाया था, उन्होंने यूनियन ऑफ स्टेट्स को अपनाया था। ठीक है। तो दूसरी बात इसमें क्या लिखी है, नए राज्यों की स्थापना। अब नए राज्य जाहिर सी बात है कि वो भारत के नहीं होंगे। ऐसे राज्य भारत के नहीं होंगे तभी तो उनको भारत के अंदर लाया जाएगा। तो भारत के अंदर अगर इन दोनों प्रोसीजर को फॉलो करना है या भारत के अंदर एक नए राज्य को लाना है, तो कहीं ना कहीं उनको संसदीय प्रणाली से लाना होगा। संसदीय प्रणाली मतलब क्या होता है, तो कहीं ना कहीं उनको बिल पास करना होगा, यानी कि लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, ठीक है, और कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट का सिग्नेचर भी होना अनिवार्य होगा, तो जाके नए राज्य की स्थापना भारत में होगी। लेकिन उसके अंदर भी एक न्यायिक प्रक्रिया होती है। ऐसे नहीं किसी भी राज्य को अपने अंदर सीमित कर लोगे, लेकिन बस संसद को ये चीज लग जाए कि हाँ उसको कहीं ना कहीं उसको भारत का एक हिस्सा बनाना चाहिए, तो वो निर्णय ले सकती है, लेकिन उसको बिल पास करना होगा। फिर उसमें मुख्य बात ये बोली गई इसमें कि आर्टिकल 368 क्या कहता है, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया आर्टिकल 368 के तहत बोली गई है। लेकिन कहा गया कि नए राज्य की स्थापना करने के लिए, मान लो किसी भी नए राज्य को भारत के संघ में शामिल करना चाह रहे हैं, तो आपको वहां पे आर्टिकल 368 जो कि एक विशेष प्रक्रिया होती है, इसमें आपको शामिल करने की जरूरत नहीं। खुल के मैं बताता हूं आपको कि बिल पास करना अनिवार्य है, लेकिन उसको 368 के तहत विशेष प्रक्रिया मतलब विशेष बहुमत से पास करने के बजाय आप नए राज्यों की जो स्थापना करना चाह रहे हो, तो बिल तो पास करोगे ही, बिना बिल पास के काम तो होगा नहीं। तो जो बिल आप पास करेंगे वो बिल साधारण बहुमत से होना चाहिए। अब ये साधारण बहुमत क्या है, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, अभी सिंपल मेजोरिटी क्या मैं आपको समझा रहा हूं। पहली बात, अभी मैं बात ये बता रहा हूं केवल कि नए राज्य को भारत के अंदर शामिल करना है तो उनमें क्या क्या लीगल प्रोसीजर होता है मैं आपको बता रहा हूं। फिर ऐसा कौन सा राज्य है जो भारत में शामिल हो, उसके पीछे की एक कहानी तो मैं बताता हूं। फिर बोला गया कि सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाएगा। सिंपल मेजोरिटी क्या होता है, सिंपल सी बात है कि मान लो ये लोकसभा है तो लोकसभा में कई सदस्य हो सकते हैं,
ठीक है, टोटल आपको पता ही होगा। तो उसमें से केवल जितने प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट मतलब होता है उपस्थित, ठीक है, जितने भी उपस्थित होंगे, मतलब मान लो सिंपल सा है कि 500 लोगों की ये सीट है, लेकिन उपस्थित केवल वहां पे केवल चलो 300 लोग ही हुए। कितने लोग हुए? 300 लोग। तो हमको बस केवल 151 वोट चाहिए ताकि ये बिल क्या हो सके, ये बिल प्रक्रिया पास हो सके। सिंपल साधारण बहुमत है। इस पर मैं एक प्रॉपर बनाऊंगा वीडियो और नेक्स्ट वाले में आप देख लेना जाके, ठीक है। ये प्रॉपर बना हुआ, आप अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो समझना ये है कि सिंपल मेजोरिटी क्या कहता है कि जितने भी सभा सदस्य में लोग हों, यानी सभा में जितने भी सदस्य हों, प्रेजेंट यानी कि उपस्थित कितने, टोटल 500 लेकिन उपस्थित 300 है, तो उसमें से 50% से एक वोट ज्यादा चाहिए बस। अगर एक वोट ज्यादा हमें मिल जाता है तो कहीं ना कहीं साधारण बहुमत की प्रक्रिया से पास हो जाएगा। और इस बिल को पास करने के लिए हमें विशेष प्रक्रिया यानी कि स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आप कंफ्यूज होंगे स्पेशल मेजोरिटी क्या है। एक तो स्पेशल मेजोरिटी होता है, एक एक्चुअल मेजोरिटी होता है, वास्तविक बहुमत, और एक होता है आंतरिक बहुमत जिसको हम एब्सोल्यूट बोलते हैं। तो इन सब पे वीडियो बन चुकी है, आप जाके देख लेना, लिंक में मैं दे दूंगा, आप समझ जाओगे कि 4 प्रकार की बहुमत अपने भारत में होती है जिससे हम किसी बिल को पास करा सकते हैं। लेकिन इस बिल को पास कराने के लिए हमको केवल और केवल साधारण बहुमत की जरूरत होती है, किसी और की नहीं, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि आर्टिकल 368 लगाने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ ये बोला गया कि 2 बात तो ये हो गई, संसद में कौन कौन आता है आप देखिएगा, लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। यहां से अगर आप बिल चाहे तो, अगर आप चाहते हो नए राज्य की स्थापना हो तो बिल आपको दोनों जगह से पास करना होगा, राज्यसभा और लोकसभा दोनों से। लेकिन अगर राज्यसभा से साधारण बहुमत से तो पास हो गया, साधारण बहुमत से पास हो गया, ठीक है। और यहां पे किसी कारणवश से रुक गया, जबकि यहां से भी साधारण बहुमत से ही पास होना चाहिए था, नॉर्मल मेजोरिटी से, लेकिन यहां से मान लो किसी कारण से पास नहीं हुआ। तो एक बात बताओ, बहुमत तो हमको दोनों जगह से चाहिए था, लोकसभा से भी चाहिए था, राज्यसभा से भी चाहिए था। लेकिन सिंपल सी बात है, अगर किसी कारणवश से जिस राज्य को हम अपने भारत के अंदर शामिल करना चाहते हैं और सरकार चाहती है तो शामिल किया जाए, इंडिविजुअली अलग अलग सभा से अगर पास करने की कोशिश की जा रही है, अगर वो नहीं पास हो पा रहा है न्यायिक प्रक्रिया के थ्रू से, तो कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हैं कि इन दोनों को मिलाकर एक कंबाइंड सेशन कर लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन। अभी संयुक्त अधिवेशन क्या होता है? ऐसी जगह जहां पे लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बैठाया जाए। फिर उसमें से, अभी तो आप अलग अलग कर रहे थे, लेकिन अब आप दोनों को साथ बैठाकर वहां पे वोट करेंगे ना, तो वहां पे भी जो वोटिंग राइट होगा, मतलब जो मत लिया जाएगा, वो मत भी साधारण बहुमत से ही पास किया जाएगा। ये बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि अगर किसी भी राज्य को भारत के अंदर शामिल करना चाह रहे हो, अलग अलग तरीके से न्यायिक प्रक्रिया से सम्मत नहीं मिलता है, मान लो राज्यसभा से मिला, लोकसभा से नहीं मिला, लोकसभा मिला, राज्यसभा से नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो इस अवस्था में सरकार क्या कर सकती है, दोनों को एक साथ बैठाकर कंबाइंड सेशन यानी कि संयुक्त अधिवेशन लगाकर बिल को साधारण बहुमत से पास कर लिया जाता है। और 100% चांसेस है कि इस अवस्था में बिल पास ही हो जाना है, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि नए राज्य को अपने भारत में स्थापना देनी है या स्थापित करनी है, तो कहीं ना कहीं ये लीगल प्रोसीजर होता है। तो बात यहाँ पे ये आई, फिर सिक्किम को भारत में कैसे शामिल किया गया। तो ऐसा कहा जाता था कि देश जब आज़ाद नहीं हुआ था तो संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश का कंट्रोल था, और सिक्किम में कुछ जो रियासत थी उसके मुख्य जो राजा थे वो चुग्याल थे, और ये ब्रिटिश के अधीन थे, मतलब ब्रिटिश इनके ऊपर कंट्रोल करता था। शासक जरूर थे लेकिन इन पर ब्रिटिश का कंट्रोल था और पूरी तरीके से ब्रिटिश के अधीन थे। तो जिस वजह से भारत में मिलना बड़ा मुश्किल था। लेकिन फिर कहा गया, यहाँ पे पहली बात ये निकल कर आई कि 1890 में सिक्किम का कुछ हिस्सा, हिमालय क्षेत्र जो था, जो हिमालय का क्षेत्र था, एरिया था, वो कुछ हिस्सा वो चाइना में सम्मिलित था। 1890 में कुछ हिस्सा जो कि सिक्किम का था वो पूरी तरीके से चाइना में सम्मिलित था। लेकिन कुछ हिस्से जो थे, कुछ हिस्से में जो लोग रह रहे थे वो पूरी तरीके से भारत में मिलना चाह रहे थे।
ऐसा एक कारण और है कि राजा जो चौग्याल थे, इनका भारत में जो कुछ संघ थे वो उनके सदस्य भी थे। मतलब कहा जाता है कि राजा चौग्याल जो कि सिक्किम के शासक थे, उनका जो था भारत के कुछ संघ के वो सदस्य भी थे, तो कहीं ना कहीं इनका पक्ष भारत की तरफ भी था। हालांकि ये चीज़ संभव नहीं हो पाया जब तक ब्रिटिश जो है पूरे इंडिया पे रूल करती रही, लेकिन जैसे ही ब्रिटिश देश को छोड़कर गई, भारत आज़ाद हुआ, तो सिक्किम का पूरी तरीके से ये हुआ कि भारत में मैं विलय हो जाऊँ, भारत में पूरी तरीके से मैं मिल जाऊँ। मिलने से क्या होगा ना, उनकी खुद की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, सामाजिक आर्थिक हर व्यवस्था अच्छी तरीके से आगे बढ़ेगी, जो अभी हालांकि नहीं बढ़ पा रही थी। लेकिन राजा चौग्याल तो इस चीज़ से सहमत नहीं थे। इनको ये लगता था कि मेरा अपना खुद का एक कानून है, भारत में जाते ही मेरा अपना कानून, वही राजाओं वाला ड्रामा कि मेरे खुद के अपने नियम है, मेरे खुद की अपनी प्रजा है, मेरा अपना रूल रेगुलेशन सब खत्म हो जाएगा। तो ये भी इनके साथ भी यही चीज़ हुआ कि कानून सम्मान हमारा सब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो ये नहीं मिलने दिए। फिर कांग्रेस ने क्या किया, सुनिएगा, सिक्किम जो है, सिक्किम जो सरकार है, गवर्नमेंट यहाँ की जो है, वो पूरी तरीके से भारत में मिलना चाह रही थी। तो फिर कांग्रेस ने, इन्होंने पक्ष भी रखा था कि भारत में मैं विलय पूरी तरीके से होना चाह रहा हूँ। तो फिर कांग्रेस ने क्या किया ना, कांग्रेस ने राजा को या सिक्किम के लिए एक नियम निकाले, उसको बोलते हैं सिक्किम अधिनियम। सिक्किम अधिनियम पारित किया 1974, बहुत इंपॉर्टेंट डेट याद रखिएगा। सिक्किम अधिनियम पारित किया 1974 में, और उन्होंने पूरी तरीके से सिक्किम को भारत में मिलाने की योजना बनाई, पूरी तरीके से कहा। और एक चीज और कहा, उन्होंने सिक्किम वालों से ये कहा कि आप अपने कुछ सदस्य, भारत के राजनीतिक जो संस्थानें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है देखिएगा, भारत में कुछ जो राजनीतिक संस्थानें हैं, ठीक है, उनमें आप क्या करिए, सदस्यता लीजिए। जब आप भारत के राजनीतिक संस्थानों में अपना सदस्यता लेना चालू कर देंगे तो कहीं ना कहीं आपका हक बनने लग जाएगा भारत पर, और भारत यही चाहता है कि आप हमारे अंदर विलय हो, पूरी तरीके से हैं। तो विलय होने के लिए पूरी प्रक्रिया चालू थी, लेकिन राजा चौग्याल जो तो पूरी तरीके से सहमत नहीं थे। तो यही एक कारण था कि राजा चौग्याल जो कि सहमत तो नहीं थे, लेकिन बाद में उनको पूरी तरीके से भारत में क्या करना पड़ा, विलय होना पड़ा, पूरी तरीके से विलय होना पड़ा भारत में। अब भारत ने क्या किया, इनको अपने अंदर ले लिया, किसके तहत, तो 1975 में 35वें अमेंडमेंट के तहत सिक्किम को भारत ने गोद ले लिया, ठीक है। तो भारत ने इनको पूरी तरीके से अपने में विलय कर लिया। कहने का मतलब ये है, अच्छा विलय करने के बाद क्या होता है कि सारे नियम कानून के जैसा एक होता है कि अलग होता है। तो आप यहाँ पे आराम से पूरी तरीके से स्वतः बोल सकते हैं कि जैसे कोई भी नया राज्य अगर भारत में शामिल होता है तो उसके कुछ नियम है। तो जो कानून पहले के व्यवस्थित राज्यों पर जो लागू होता था, जो भी कानून, सिंपल सी बात है, जो कानून पुराने राज्यों पे लागू होता था वही कानून इस नए राज्य पे भी लागू होगा। दूसरी चीज, जो फंडामेंटल राइट यानी कि मूलभूत अधिकार पुराने राज्यों को था, वही अधिकार इस नए राज्य को भी होगा। रीजन क्यों, सिक्किम अब अलग ना होकर, जैसे उत्तर प्रदेश, एमपी, बिहार, कर्नाटक, जैसे आज के टाइम के सब राज्य हैं, इनको जो जो अधिकार है राज्य के रूप में, सेम वही अधिकार उस टाइम पर सिक्किम को भी दिए गए, क्योंकि ये भारत का अब राज्य बन चुका था, ठीक। तो ऐसा करके सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया। तो मतलब 22वां स्टेट हमारा भारत का कौन बना, तो आप बता सकते हैं कि सिक्किम राष्ट्र बना। तो सिक्किम को 1975 में 35वें अमेंडमेंट के तहत इसको संयुक्त राज्य बोला गया। संयुक्त राज्य बनाकर भारत में क्या कर लिया गया, इसको शामिल कर लिया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, 1975 35वें अमेंडमेंट के तहत संयुक्त राज्य की स्थापना देकर या नाम देकर उसको पूरी तरीके से भारत में विलय कर लिया गया, इसको मिला लिया गया। तो आज से यहाँ के जो भी सारे संचालन होंगे भारत सरकार के नियंत्रण में होंगे, और ये भी पूरी तरीके से स्वतः नहीं है। जैसे मैंने बोला कि हर राज्य का, मैंने पहले ही बताया था कि राज्यों का संघ का मतलब ये होता है कि भारत में जितने भी राज्य होंगे सभी राज्यों को एक साथ मिलकर
और सबसे बड़ी बात, ये जितने भी राज्य होंगे मिलकर कार्य करेंगे, लेकिन साथ में इन सब पर जो नियंत्रण करेगा वो भारत सरकार करेगी। इसका मतलब आप सिंपल बोल सकते हो, कहीं ना कहीं ये राज्य पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र तो है ये, लेकिन पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं है कि अलग से राष्ट्र की मांग कर सके। जैसे सिक्किम आ तो गया, सिक्किम भारत में आ तो गया, और आया कैसे? न्यायिक प्रक्रिया से, है ना, न्यायिक प्रक्रिया से आया है। तो आप सिंपल बोल सकते हो जैसे ही न्यायिक प्रक्रिया से आए तो हो, आप अगर वापस जाना है तो आसान नहीं है, आपको फिर वही न्यायिक प्रक्रिया से जाना होगा। लेकिन कहा गया आप भारत में आने के बाद नए राष्ट्र की मांग नहीं कर सकते, नए राष्ट्र की मांग नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं आप समझानुसार नहीं थे, तभी तो आप चाहते थे भारत में विलय हो जाऊं और भारत पूरी तरीके से मुझे क्या कर ले, सक्षम बना दे। धीरे धीरे करके हम इस पूरे मुद्दे पे बात करेंगे। हालांकि जो मेरा मुद्दा था समझाने का, मैंने आपको पूरा डिटेल में अच्छे से समझाया कि कैसे सिक्किम भारत में जुड़ा। और दूसरी चीज़, आर्टिकल 2 क्या कहता है, उसको लाने के प्रावधान के नियम क्या क्या है, कैसे कैसे रूल रेगुलेशंस, कैसे कैसे कानून काम आते हैं, ये सारा कुछ मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए ऐसे मुस्कुराते रहे, मिलेंगे। चलिए, ओके, बाय, धन्यवाद।